अब जोई मृत्यु को पा चुका है, मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जो हमें दृश्य दिखाया जाएगा वो इस ड्रामा को बहुत ही रोमांच दृश्यों के तरफ ले जा रहा है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि उसकी नजर के सामने अब अंधेरा सा छाया हुआ है और जोई सोच रहा है कि क्या अब मैं मर चुका हूँ। तुरंत हमें यह दृश्य दिखाया गया है कि अंधेरा सा छाया हुआ है बिल्कुल ही, और वो सोच में पड़ गया है कि इतना अंधेरा क्यों है मेरी आंखों के सामने। अपनी बंद आंखों को वो खोलता है और देखता है कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है। ये एक प्राइवेट प्लेन है, ये एक जेट प्लेन है। उसमें वो खुद को बैठा हुआ देखता है और प्लेन के बाहर वो देख रहा है कि घने बादल छाए हुए हैं और आसमान एकदम नीला नीला सा है। और आसमान को देखते हुए जोई ऐसा सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। उसको ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है। फिर अचानक से वो टेबलेट को उठाकर उसके मिरर में अपनी परछाई को देखता है, मतलब कि वो अपने चेहरे को निहारता है और अपने चेहरे को देखते हुए वो अचंभित हो जाता है और सोचता है कि ये कौन है, ये तो मेरा चेहरा नहीं है। मतलब कि मेरे चेहरे को क्या हुआ, ये मैं हूँ क्या। और प्लेन के अंदर उसके बाजू में ही वो देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है। अब आप गौर कीजिए, ये वही लड़की है जो एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाई गई थी, एकदम डैशिंग ब्यूटीफुल काले कपड़ों में लड़की। और ये लड़की उन चीजों को बोलने लग जाती है जो जोई ने अपने सुसाइड करने से पहले बोली थी। ये लड़की उस बातों को दोहराती है जो जोई ने बोली थी कि मौत तो सिर्फ मेरा दर्द कम करेगी, मुझे मौत से जरा भी डर नहीं है। ऐसा वो एक लिफाफे में पढ़ती है और अचानक से वो लिफाफा अपने आप जादुई तरीके से जल भी जाता है। और पढ़ने के बाद वो बोलती है कि मुझे तो मजा आ गया। और ये देख के जोई अचंभित हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लड़की बोलती है कि ये तुमने लिखा है। तो जोई जे बोलता है कि ये तो मैंने कहा था, और ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो लड़की उसको बताती है कि तुम अब मर चुके हो और मैं उसका प्रमाण हूँ। वह और आगे बताती है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक जरिया हूँ और तुम दर्द से आजाद हो जाओगे। उनकी इतना बताते ही हमें वह अजीबोगरीब जगह जो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने अजीबोगरीब जगह देखी थी वो फिर से दिखाई पड़ती है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही जो दिखाई गई थी, और वहाँ पर जोई अपने रियल स्वरूप में, अपने रियल फेस और शरीर में आ जाता है इस लड़की के साथ ही। और अब जोई इस जगह को देख रहा है और ये जगह कोई स्वर्ग नहीं है बल्कि एक भयानक जगह है। तो वो इस लड़की को पूछता है कि क्या मैं नर्क में हूँ। तो वो बताती है कि नहीं, ये नर्क नहीं है। वो बताती है कि जब तुम नरक के रास्ते जा रहे थे तब मैं तुमको यहाँ लाई, क्योंकि तुम नरक में जो इससे पहले मुझे तुम्हें सजा देनी है। मतलब कि वो लड़की जोई को एक सजा देना चाहती है, वो भी नर्क जाने से पहले। जोई कुछ भी नहीं समझ पाता और वो फिर से पूछ बैठता है कि क्यों। वो पूछता है कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। तो लड़की बताती है कि तुमने पाप किया है, तुमने ये पाप किया है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, इस बात की तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जोई ये पूछ बैठता है कि तुम कौन होती हो मुझे सजा देने वाली। लड़की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जवाब देती है कि मैं वो हूँ जो कभी नहीं मरती। उनकी इस बात को जोई फिर से दोहराता है और ऐसे में वो लड़की अचानक से पलक झपकते ही उनका गला दबोच लेती है और उसको वहां खड़ा कर देती है जहाँ से नीचे की तरफ ढेर सारी आत्माएं तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। मतलब कि वो नर्क है। ये देखकर जोई डर जाता है क्योंकि ये बहुत ही भयानक दृश्य था और वो फिर से पूछ बैठता है कि तुम कौन हो। तो लड़की जवाब देती है कि मैं वो हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, मतलब कि मैं मौत हूँ। मतलब कि आप उस लड़की को एक मौत की देवी ही समझ लो। यह लड़की वो मौत है जो इस लड़की को लड़के को, मतलब कि जोई को नरक में जाने से पहले रोककर उसकी आत्मा को यह समझाना चाहती है कि सुसाइड करने से पहले उसने जो बोला था कि मैं मौत से नहीं डरता, तो आज वही मौत उसकी परीक्षा लेने आ चुकी है और वो उनको यह सबक सिखाना चाहती है कि तुम्हें मौत से डरना पड़ेगा। तुम क्यों मौत से नहीं डरे? तुमने क्यों समय से पहले ही मौत को खुद चुन लिया? क्यों तुमने अपने जीवन की कीमत को नहीं समझा? ये सब कुछ यह मौत की देवी जोई को भली भांति समझाना चाहती है, ऐसा हम देख सकते हैं। और इसी बीच देखते ही देखते ये मौत की देवी जोई को नरक में गिरा देती है और वो
टकराता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ गिरता है उन दर्दनाक आत्माओं के बीच में जो पहले से ही नर्क में डूबी पड़ी है। और जोई अपने आप को दुखी और दर्द महसूस करता है। और ये नर्क का द्वार बहुत ही भयानक है जहाँ पे वो गिरा पड़ा है। ढेर सारी नर्क में जाने वाली आत्माओं के बीच में वो गिर पड़ता है और वह महसूस करता है एक बहुत ही भयानक दृश्य। हमें यह दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर वह किसी और के शरीर में प्राइवेट प्लेन में बैठा हुआ है। साथ ही वह अपने साथ उस लड़की को पाता है जो मौत की देवी है। मतलब कि फिर से अब जेट प्लेन का दृश्य शुरू है। अब वो उस देवी को पूछता है कि ये कैसी सजा है। वो मतलब घबराया हुआ था क्योंकि उनको महसूस करा दिया गया है कि नरक कैसा होता है, इसलिए वो फिर से सवाल करता है कि ये कैसी सजा है। तो मौत की देवी उसको जवाब देती है कि ईश्वर ने इंसान को अधिकार दिया है, लेकिन तुमसे एक अधिकार जो है वो छीन लिया गया है, मतलब कि एक बार की मौत का। ऐसा मौत की देवी जोई को बताती है। वो जोई को अच्छे से बात समझाती है कि ईश्वर का दिया हुआ अधिकार हर इंसान को मिलता है और वो ये है कि जीवन काल में उसको बस एक बार मरना होता है। लेकिन जोई उसको पलट के जवाब देता है कि ये क्या तुम्हें अधिकार लगता है, ये कैसा अधिकार है जोई का कहने का मतलब। तो मौत की देवी जोई को इसका मतलब समझाती है कि ईश्वर इंसान को एक अधिकार देता है और वह यह है कि इंसान सिर्फ एक बार मरता है अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन जोई से ये अधिकार छीन लिया गया है क्योंकि उसने मौत को चुना था। मौत की देवी उसको समझाती है कि जोई, तुम खुद ही समझ जाओगे जब सजा मिलने के बाद तुम खुद ऐसा कहने वाले हो कि ऐसा मौत की देवी उसको बोलती है। और साथ ही साथ वो कहती है कि तुम 12 बार मरोगे। और मौत की देवी की ये जो बात है कि उनका 12 बार मरना, वो इस ड्रामा की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का खुलासा है। मौत की देवी का ये कहना कि अब तुम 12 बार मरोगे, तुम्हारी आत्मा 12 लोगों में प्रवेश करेगी और यह 12 के 12 लोग ऐसे होंगे जो मौत के करीब होंगे, मतलब कि जोई के बचने के चांसेस भी कम होंगे। उसे हर एक शरीर में जाना पड़ेगा और जाने के बाद उसको बचने के उपाय करने पड़ेंगे। अगर वो उस शरीर को नहीं बचा पाया तो वो बार बार मरेगा। मौत बताती है कि तुम जिस किसी भी शरीर में प्रवेश करोगे तब तुम्हारी मौत निश्चित होगी, मतलब कि मौत होना निश्चित है। मतलब कि जोई के शरीर का, चाहे वो जीवन दूसरे का था, लेकिन जोई उसके मौत का कारण बनेगा अगर वो उस शरीर को बचा नहीं पाया। और इस तरीके से जोई लगातार नर्क के नजदीक जाएगा और यही चीज जोई के लिए सजा है। जोई को मौत के एहसास को बार बार महसूस करना होगा। जोई आने वाली मौत को टाल पाया तो वह उसी शरीर में जी सकता है। इस बात को सुनकर जोई भी दोहराता है कि क्या सच में मैं ऐसे जी सकता हूँ? तो मौत बोलती है कि हाँ, अगर तुमने इन 12 इंसानों में से किसी को भी उसकी आने वाली मौत को टाल दिया तो वह इंसान के अंदर रहकर ही तुम अपना जीवन बिता सकते हो और नर्क जाने से बच सकते हो। लेकिन जोई अपने जीवन में बहुत ही दुखी रहा था, इस वजह से वो बोल उठता है कि पर मुझे नहीं जीना है। मेरी जिंदगी नरक से कम नहीं थी, मेरा जीवन नरक से कम नहीं था, इसलिए तो मैं खुद की जान ले बैठा और तुम मुझे जीने के लिए कह रही हो। मुझे अब नहीं जीना है, मैं पहले ही मर चुका हूँ और सब खत्म हो गया है। तब मौत बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मौत सबका अंत है? मौत तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए मैं अब देखना चाहूंगी कि तुम मौत से कैसे जूझते हो, जैसे कि तुमने मरने से पहले कहा था। ऐसा कहते ही मौत गायब हो जाती है। अब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा प्लेन बुरे तरीके से हिल रहा है, डुल रहा है। और उसी टाइम जोई को उसकी मौत वाली जो बात थी वो उसको याद आ जाती है कि तुम जिस किसी भी शरीर में प्रवेश करो तुम्हारी मौत निश्चित होगी। और ये बात याद आते ही वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाता है, मतलब कि वह अभी जिस शरीर में था उसको बचाने की कोशिश करता है। आसमान में तेज तूफान होने की वजह से प्लेन में उनकी एक सेवादार जो आती है वो जोई को समझाने लग जाती है कि सर आप चिंता ना करें, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, यह दिक्कत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हवाई जहाज जल्द ही स्थिर हो जाएगा। लेकिन चोई बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, इसमें दुर्घटना होने वाली है, प्लेन में आग लगने वाली है। ऐसे चोई बहुत ही दहल उठता है। इतने में ही अचानक प्लेन शांत हो जाता है, आसमान और वातावरण साफ हो जाता है और सेवादार उनको बताती है कि सर आप अपनी सीट बेल्ट निकाल सकते हैं। मतलब कि वो सेवादार बहुत ही अजीब महसूस कर रही है। उनको लगता है कि ये जो सीईओ है वो पागल हो चुके हैं। इस तरीके से चोई अपने आप को संभालने लग जाता है और बोलता है कि माफ करना, मैं बहुत ही जल्दी डर जाता हूँ। तो सेवादार बोलती है कि सर आप अपनी लाइफ जैकेट उतार सकते हैं, लेकिन चोई जो है वो ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि चोई खड़ा होकर प्लेन में इधर उधर घूमने लग जाता है और पास ही के कमरे में जाता है और उसको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा आलीशान प्राइवेट जेट प्लेन है जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि महंगे महंगे कपड़े, शूज, वॉच, बेल्ट, इस तरीके की सारी सुख सुविधाएं, पुरुषों के सज्ज होने का सामान वहाँ पे उपलब्ध था। ऐसे में यह सब देखने के बाद उसको एक रहस्यमयी चमकदार चीज दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा चमकीली और रहस्यमयी मालूम होती है। चोई जैसे ही उसको देखता है, इतने में ही वो चीज जाकर उसके सर में टकरा जाती है और उसके टकराते ही चोई के शरीर में उथल पाथल मच जाती है। मतलब कि उसको इसी शरीर का पूरा हिस्ट्री और उसका जीवन परिचय सामने नजर आने लग जाता है। ये बहुत ही रहस्यमयी घटना मालूम होती है। उसे जीवन परिचय में बताया जाता है कि चोई एक बहुत ही अमीर लड़का है और उसका नाम है पार्क जिन ते। इनका ये पहला वाला शरीर जो चोई को मिला है उसका नाम है पार्क जिन ते और इसकी उम्र है 33 साल। और यह पार्क जिन ते तेखांग कंपनी के सीईओ का दूसरा बेटा है। यह वही कंपनी है जिसके अंदर चोई जॉब करने के सपने देखा करता था। सीईओ का ये बेटा बचपन से ही इतना अमीर है, वो इतना अमीर जीवन जीता था कि बचपन से ही उसको लगता था कि हर परिवार के पास एक फूल का बगीचा होता है और स्विमिंग पूल भी होता है और सभी के पास कम से कम 3 प्राइवेट जेट होते ही है। सोचिए चोई को जो ये पहला शरीर मिला था वो कितना ज्यादा अमीर था। सीन में हम देख ही सकते हैं पार्क जिन ते के साथ एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो आपको शायद याद ही होगा। जो चोई का इंटरव्यू चल रहा था तब ये किरदार वहाँ पे बैठा हुआ था और वह इंसान और कोई नहीं लेकिन इस शरीर का मतलब कि पार्क जिन ते का बड़ा भाई था। दोनों भाई एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। वह अपने जीवन का मकसद अच्छे से जानते थे और उन दोनों का बाप मतलब कि पार्क जिन ते का जो बाप है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता था और इस वजह से जो बड़ा भाई है वो उनसे बहुत परेशान रहता था। मतलब कि उनको अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा ही ईर्ष्या थी। पार्क जिन ते अपने बड़े भाई के मुकाबले हर चीज में बेहतर बनना चाहता था और तेखांग कंपनी का सीईओ का कुर्सी पाना चाहता था और सच में ऐसा हुआ भी। पार्क जिन ते अपने बाप की इच्छा से ही तेखांग का मालिक बन गया। वह अपने पिता का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहा है और वह अच्छा सीईओ बनने की ट्रेनिंग अब ले रहा है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि अब पार्क जीते उस जेट प्लेन में वापस आ चुका है और वो होश में आ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसके दिमाग में इतनी सारी बातें क्यों उमड़ रही थी, वो ये समझ ही नहीं पा रहा। उनके लिए एहसास बहुत ही अलग था और अचानक से उनको ये एहसास हो जाता है कि वह अपने आप को आईने में देखने लगता है और सोचता है कि तो क्या ये वही आदमी है जो एक वो मशहूर कंपनी जो तेखांग कंपनी है उसका सीईओ है। इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए मैंने कितनी सारी कोशिशें की थी। इतना सोचते ही वह मन ही मन खुश भी होने लगता है और बोलता है कि मैं तो इसके शरीर में रहकर एक ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, मैं बहुत ही अच्छे से अब जी सकता हूँ। और बहुत ही ज्यादा वो खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए ही बोलता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब अच्छे से जीना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहूँगा। मुझे इस तरह की जिंदगी जीने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये तो एक मेरा सपना पूरा होने जैसा ही है। और देखते ही देखते इतने में ही प्लेन फिर से हिलने डुलने लग जाता है
और उनकी नजर खिड़की की तरफ जाती है जहां उसको दिखाई देता है कि प्लेन में आग लग गई है और इसका ये जेट प्लेन पूरा आग बबूला हो उठा है। अभी अभी ही तो जोई ने सीईओ के शरीर में जीने की इच्छा करी थी, लेकिन अब प्लेन क्रैश हो जाता है, सारी चीजें इधर उधर हो जाती है और जोई अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाता है। और एक तरफ पायलट को दिखाया गया है कि वो प्लेन को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। इतने में ही जो जोई है वो अपने आप को सीट बेल्ट बांधने लग जाता है और वो जो सेवादार थी जो आपने पहले देखी थी वो भी दिखाई पड़ रही है, वो भी इधर उधर भाग रही है। और जोई उसको बताता है कि देखो इंजन में आग लग गई है, लेकिन प्लेन का पूरा दरवाजा उतने में फट जाता है और वो जो दोनों सेवादार थे वो लटक पड़ते हैं, बाहर की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन जोई अपना हाथ आगे बढ़ा के उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो लड़की बच नहीं पाती, वो प्लेन से उड़ जाती है और मर जाती है। जेट के अंदर जोई अपने आप को बचाने की कोशिश में पूरा लग जाता है। सीट के ऊपर बहुत ही टेंशन के साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेन अब जल चुका है और हम देख सकते हैं कि जोई का पूरा शरीर, मतलब कि सीईओ का शरीर पूरा जल उठा है और वो चिल्लाता चिल्लाता उस आग की लपेट में हो जाता है और इस तरीके से जोई का ये वाला शरीर भी नष्ट हो जाता है। और जोई इस वाली मौत, जो दर्दनाक मौत थी, उसकी चीख पुकार और दर्द को महसूस करते करते ही जोई अपने रियल स्वरूप में वापस आ जाता है और अजीबोगरीब उसी जगह पर वो वापस उस मौत के साथ ही बैठा हुआ नजर आ रहा है। मौत को देखते देखते जोई चिल्लाने लग जाता है और पूछता है कि ये कौन सी जगह है। यह जगह देखने में काफी भयानक और डरावनी है, एकदम डार्क और अंधेरी है और वहाँ पर एक दरवाजा भी दिखाई पड़ रहा है। इस दरवाजे के आसपास में 3 आदमियों की मूर्ति नजर आ रही है और साथ ही साथ टेबल पर मौत बैठी है, मतलब कि मौत की देवी, जहाँ पर एक घड़ी है और उस घड़ी में टोटल 12 नंबर और 12 नंबर से हटकर घड़ी का कांटा 11 पे आ जाता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जोई के एक शरीर का मौका, मतलब कि एक जीवन का मौका चला गया, मतलब कि उसकी 12 मौत में से 12वीं मौत हो गई और साथ ही साथ टेबल पर 12 गोलियां भी रखी गई है और मौत उसे गन के ट्रिगर में एक गोली को डालते हुए बोलती है कि दोबारा मरकर तुमको कैसा लगा। वह जोई को हंसते हुए पूछती है तो जोई बताता है कि इतना भी बुरा नहीं था और साथ ही साथ वो पूछता है कि गोलियां किस लिए है, तो मौत बताती है कि ये तुम्हारी बची हुई मौतें हैं, तुम्हारे सिर में एक गोली मारने के बाद तुम्हें फिर से नई जिंदगी मिल जाएगी, ऐसा वह गोली डालते डालते बोलती है। जोई मौत की इस बात को समझ नहीं पाता है और बोलता है कि गोली लगने से तो मर जाते हैं ना, तो नहीं जिंदगी कैसे। मौत बोलती है कि मेरे लिए तो मौत ही शुरुआत है। साथ ही साथ जोई अपने उस पहले वाले शरीर के बारे में बोलता है और याद करता है और पूछता है कि वो अजीब सा गोला क्या था जो मेरे से टकराया था। तो मौत बताती है कि तुमने जो गोला देखा वह उस शरीर के असली मालिक की यादें थी और काबिलियत थी जो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही थी। ये सुनते ही जोई बहुत ही अचरज अनुभव करता है और बोलता है कि यादें और काबिलियत, ये तो एक वीडियो गेम की तरह है। मौत उसकी जवाब से खुश नहीं होती और बोलती है कि वीडियो गेम। जोई पूछता है कि पार्क झिंदे का क्या हुआ। जोई बोलता है कि अब ये मत बोलना कि मैंने उसका शरीर ले लिया। तो मौत बोलती है कि तुमने इसकी तुलना अगर वीडियो गेम से ही की है तो मैं भी तुम्हें इसी तरीके से समझाती हूँ कि शरीर का असली मालिक शरीर को बचाए बिना ही इस मौत के पहले तक ही खेलता है और तुमने वही खेल मौत से बचकर शुरू किया, ठीक उसके मरने से पहले मिली जिंदगी से। तुम्हारी कोशिश के आधार पर इस खेल का अंत कुछ भी हो सकता है। मतलब कि सोचो मौत ने कितनी गहरी बात बता दी जोई को। इसके जवाब में जोई बोलता है कि ये तो सचमुच वीडियो गेम जैसा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जोई बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मौत उसको जो समझाना चाहती है वो उसको गंभीरता से समझ ही नहीं रहा और इसलिए मौत जोई के जवाब से खुश नजर नहीं आ रही। जोई को तो ये सब कुछ रोमांच से भरा गेम लग रहा है और वो बोलता है कि क्या मैं उस पड़ाव तक पहुंच सकता हूँ जहाँ से मैं एक नई जिंदगी जी सकूं। और वह जैसे मौत को ब्लेम करते हुए बोलता है कि तुम सोचो कि मैं उस जलते हुए प्लेन से कैसे बच सकता था।
मतलब कि चोई को बहुत ही आसान सिचुएशन चाहिए जिसमें वह खुद को बचा सके, और वह कंप्लेंट कर रहा है मौत से। तो मौत जवाब देती है कि ये सोचो, ये सोचना तुम्हारा काम है। चोई एक्साइटेड है कि अब इसके बाद क्या होगा। मौत पूछती है कि इसका क्या मतलब है। जो उसको समझना है कि अगर चोई को समझना है कि अगर मैं खेल के आखिर तक नहीं बच पाया तो। इतने में मौत गायब होकर इस जगह से दूसरी जगह अचानक से आ जाती है, और चोई को देखकर अचरज अनुभव करता है कि ये क्या हुआ, और वो डर जाता है। मौत उसको जवाब देती है कि तो फिर नर्क में जाओगे। तो चोई ये सुनकर दहल उठता है और बोलता है कि नर्क में क्यों, मैं नर्क में क्यों जाऊं। मौत उसको समझाती है कि समझ लो कि आज तुम खुशनसीब हो। इस अनोखी जगह पर जो दरवाजा दिखाया गया है उसके पीछे नर्क है, ऐसा मौत बताती है। ऐसा बोलने के बाद वह चोई को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन चोई बोलता है कि क्यों, वहाँ उस दरवाजे के पास नहीं जाना चाहता। इतने में ही मौत अचानक से जादुई तरीके से अपने साथ चोई को अदृश्य कर देती है और उसको उस तरफ ले ही जाती है, और इस दरवाजे के पीछे का भयावह मंजर चोई को दिखाती है। चोई वहाँ के सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सहम उठता है, रोने लग जाता है। और इसके साथ ही हमें वह सीन दिखाया जाता है कि जो एपिसोड के एकदम शुरुआत में था, जिसमें चोई चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, तड़पता है और बोलता है कि मेरी क्या गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं नर्क में क्यों जाऊं। मतलब आप समझ ही सकते हो कि एपिसोड की शुरुआत में भी जो सीन दिखाया गया था ये वो था। वो सीन ये था कि मौत ने चोई को नर्क दिखाया, और नर्क को देखने के बाद चोई की हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि नर्क में मैं क्यों जाऊं, मेरी कोई गलती नहीं है। चोई बहुत ही ज्यादा दुखी हो उठा है, और ये देखकर कि सुसाइड करने के बाद भी उनको नर्क मिलने वाला है। तो मौत उसको समझाती है कि तुम्हारी यही गलती है कि तुमने मौत का इंतजार नहीं किया और खुद को मौत के हवाले कर दिया। मतलब कि चोई ने मौत को पहले ढूंढा, मौत का इंतजार ना करके, इसलिए अब चोई को नर्क ही नसीब होगा। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था उसका क्लेरिफिकेशन अब जाकर हो गया। अब चोई बहुत ही ज्यादा दुखी होकर चिल्लाना करता है कि जब तक मैं जिंदा था मैं हर दिन नरक का ही जीवन जीता था, मेरा जीवन नर्क जैसा ही था, अब मरने के बाद भी नर्क में ही जाना पड़ेगा। ऐसे वो दहल उठता है। चोई की ये बात सुनकर मौत हंस उठती है और बोलती है कि इंसान तो बहुत ही अजीब होते हैं। इंसान बोलता है कि उसका जीवन नर्क जैसा है और फिर भी वह सहते हैं और इस नर्क जैसी जिंदगी को जीते भी है। और यह असली नर्क तुम्हें कैसा लगा? तो अब बताओ कि ये असली नर्क तुम्हें देख के कैसा लगा, जबकि तुम तो अपने जीवन को नर्क कहते थे। मौत का ये कहना है कि चोई तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम वहाँ 1 मिनट भी रह सकते हो? मतलब कि नर्क में तुम 1 मिनट भी रह सकते हो? चोई अपने हाव भाव से ही उसको मना कर देता है। मौत बोलती है कि चोई मुझे लगता है कि अब तुम्हें जिंदा ही रहना पड़ेगा। लेकिन चोई दुखी होकर रोते हुए बोलता है कि इससे क्या फायदा है मेरा, जब मुझे नर्क में ही जाना है। लेकिन मौत इस टाइम पे एक रहस्यमयी बात बताती है कि क्या पता किसी और के शरीर में तुम जिंदा रहने के बाद अपने कर्मों के आधार पर नर्क में जाने से बच जाओ। ये सुनते ही चोई थोड़ी राहत महसूस करता है और बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है या सचमुच में ये होगा? तो मौत जवाब देती है कि हाँ, उस समय तुम्हारा फैसला रहमदिल ईश्वर द्वारा तय किया जाएगा, नहीं कि मौत के द्वारा, मतलब कि मेरे द्वारा। चोई मन में सोचता है कि मुझे अब जीना है, मैं नर्क में नहीं जा सकता, क्योंकि नर्क तो बहुत ही भयानक और डरावना है, दुखदाई है, और अब यही मौका है और यही सही है कि मुझे अब जीना है। मतलब कि वो अब दूसरे शरीर के तरफ जाने के लिए तैयार है। चोई जे मन ही मन सोचता है कि मुझे वह जिंदगी हासिल करनी होगी जिसमें जिंदा रहकर मैं नर्क से बच सकूं, चाहे जैसे भी, चाहे कोई भी तरीका हो। इतने में मौत उसके ऊपर गन ताक देती है और बोलती है कि ये बोनस राउंड नहीं है,
ये कैसी सजा है जो तुम्हें नरक में जाने से पहले सिखाएगी कि मौत कितनी भयानक और दर्दनाक हो सकती है। चोई कुछ बोलना चाहता था, इतने में मौत फिर से बोलती है कि तुम शायद बच जाओ। चोई बोलता है कि क्या सच में? तो मौत बोलती है कि हाँ। ऐसे में वो बताती है कि अगला दौर अब शुरू करे। तो चोई थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि रुको, एक मिनट। लेकिन मौत उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको गोली मार देती है। और जैसे ही उसको गोली मारती है और फिर से हमको एक नया स्वरूप, एक नए शरीर में चोई दिखाई देता है। वो एक आसमान से गिर रहा है और गिरते गिरते आसमान से वह एक दूसरे शरीर में आ जाता है जिसने रेड कलर का सूट पहना हुआ है। ये आदमी जो कैरेक्टर है वो चोई का दूसरा शरीर है। वह आसमान से गिरते हुए डर रहा है और बोल रहा है कि मेरे पास पैराशूट क्यों नहीं है। वह मौत से बात कर रहा है कि तुमने तो कहा था कि मैं बच सकता हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है? आसमान से बिना पैराशूट के कैसे गिर रहा हूँ? ऐसा चोई का समझना है। इतने में ही इस शरीर के पास ही और भी आदमी आ जाते हैं जो ब्लैक कलर के सूट में दिखाई पड़ रहे हैं और उनके पास पैराशूट है। चोई उन लोगों के साथ ही आसमान में उड़ता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है और हम देख सकते हैं कि यह एक शूटिंग चल रहा है और जो गिर रहा है वह सब कुछ शूट हो रहा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही साथ उसने एक चमत्कारिक रोशनी को पाया जो उसके सर से टकरा जाती है और वह उसे इस शरीर का परिचय दिलवाती है। इस शरीर की यादें और काबिलियत शुरू हो जाती है और इस शरीर का नाम है सोंग जे सोप। सोंग जे सोप एक ऐसा किरदार है जो शुरू से ही खतरों के खेलों का फैन होने के नाते उसने खतरों में ही जिंदगी जी है। उसने हमेशा चुनौतियों को ही पसंद किया है, इसलिए इन चुनौतियों की वजह से उसे 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं। और आज भी जो दृश्य हम देख रहे हैं उसमें वह फिर से रिकॉर्ड बनाने को जा रहा है। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें वो जमीन से 8000 मीटर ऊपर से बिना पैराशूट के नीचे लगे सुरक्षा जाल पर उतरना है उनको, वो भी जिंदा। अगर वो जिंदा उतर गया तो फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड गिना जाएगा और ये सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर सीधा प्रसारित किया जा रहा है। उनका एक निजी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसके द्वारा विश्व स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। अगर यह किरदार उनकी आज की चुनौती में सफल हुआ तो उनके प्रायोजक उसे 3 बिलियन रोकड़ा देंगे। सोचिए, 3 बिलियन उसको नकद मिलने वाले हैं अगर वो जिंदा वापस लौटा तो। मतलब कि चोई को अब समझ आ चुका है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उनको बिना पैराशूट के ही यहाँ से कूदना है, मतलब कि उतरना है, और इसलिए वह पैराशूट पहने हुए आदमी को इग्नोर कर देता है। और इस तरह सोचने के बाद, मतलब कि उसको सारा परिचय मिल जाने के बाद चोई सोचता है कि मेरे में ये ताकत कहाँ से आ गई। मेरे अंदर इस आदमी की सारी काबिलियत आ चुकी है, ये बहुत ही बढ़िया है और मैं बहुत ही अच्छे से शरीर का संतुलन कर पा रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके वो 3 मिलियन चाहिए, मुझे 3 मिलियन जीतने हैं। और वह महसूस करता है कि इस आदमी की सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ चुकी है और वो जानता है कि आसमान से नीचे कैसे उतरा जाए, इसलिए वह अब अपनी मिली हुई काबिलियत को आजमाएगा। यह सब कुछ लाइव स्ट्रीम में दिखाया जा रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग के रेट ऊपर जा रहे हैं और यह आदमी बोल रहा है कि अगर रेटिंग 25% से ज्यादा होगी तो सभी को घूमने के पैसे कंपनी देगी। मतलब कि आप समझिए कि ये जो सॉन्ग पे है उसका ही एक लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल है और ये उनका स्टाफ है और वो लोग रेटिंग को ज्यादा चाहते हैं ताकि उनको और भी ज्यादा पैसे कमाने को मिल जाए। इस तरीके से सभी खुश है इस कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को लेकर और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चोई को वह ठिकाना भी अब मिल चुका है जहाँ पे उसको उतरना है और वह तेजी से उस तरफ आगे बढ़ता जाता है, वो भी बिना पैराशूट के। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को देखने वाला हर एक इंसान रोमांच अनुभव कर रहा है। उसके साथ वाले तीनों लोग जो पैराशूट में थे वो अब सुरक्षित हवा में उड़ रहे हैं पैराशूट के साथ, जबकि सॉन्ग जो
पे का शरीर जो है वो अब कूदने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है और बोल रहा है कि मैं आज रिकॉर्ड बना दूंगा। हम इस थ्रिलिंग और रोमांच से भरे दृश्य को देख ही रहे हैं। अब इतने में आपको एक ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा कि आप हक्के बक्के रह जाओगे और इस दृश्य को लाइव स्ट्रीमिंग में देखने वाले सभी लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनको लाइव स्ट्रीम में किसी की लाइव मौत देखने को मिलने वाली है। मतलब कि जो ये दूसरा शरीर है, जो दूसरा शरीर मिला था जोई को, वो भी अब खत्म हो जाएगा। मतलब कि उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का उसका सपना भी अधूरा रह गया। उस शरीर का जो जोई को मिला हुआ था, उनका दूसरा शरीर और दूसरा मौका भी खत्म हो गया। मतलब कि जोई का नरक से बचने का ये दूसरा मौका भी अब खत्म हो चुका है। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि ये एपिसोड 1 भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारा ये एपिसोड 1 अच्छे से पूरा देख लीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कोरियन ड्रामा के असली लवर है, मतलब कि फैंस है। और हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारा इस ड्रामा का डेथ्स गेम का एपिसोड 2